ट्रांजैक्शंस भाई फर्स्ट ईयर देखेंगे खाली। पहला साल है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन का। रेंट्स पेड फॉर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने बिजनेस ने ऑक्यूपाई कर रखी हैं और उनके लिए रेंट दिया है कैश में 20 लाख रुपए। दिस इंक्लूडेड 3 लाख एज रेंट पेड इन एडवांस फॉर सेकेंड ईयर। 20 लाख में बोला 3 लाख तो आने वाले साल के लिए दे दिया और बोलता है पहले साल का जो रेंट बाकी रह गया वो 5 लाख रुपया है। तो क्या क्या एंट्रीज पास हुई होंगी साल भर में या साल के एंड में भी सारी पास करके आपने दिखानी है। ट्राई करिए। अब लुक, ये पहला साल है। साल में अलग अलग डेट्स को फर्स्ट ईयर रेंट की पेमेंट हुई है। 20 लाख में 17 लाख खाली फर्स्ट ईयर का है। 3 लाख तो आने वाले साल का है, ये सेकेंड ईयर का जो अभी आया नहीं। तो एनालिसिस कर रहा हूं। अभी एनालिसिस देखे, यहां पे मैं दिखा रहा हूं खर्चा क्या है जी, 17 लाख खर्चा है तो इंटरनल लायबिलिटी कम करेगा। क्या नाम खर्चे का? रेंट। खर्चा है पेमेंट किया जी कितना, 20 लाख कैश। और कुछ आपने आने वाले पीरियड के लिए दे दिया। ये तो खर्चा नहीं है इस साल का, ये तो एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट मानी जाती है। बराबर है हाँ जी। -17 और देखिए -17। आगे से जब लिखूंगा ना इसको मैं ये एनालिसिस दिखाऊंगा नहीं, मैं बगल में लेफ्ट हैंड साइड में एनालिसिस दिखाया करूंगा। आदत डाल लीजिए उसकी। ये देखिएगा रेंट डेबिट क्यों हो रहा है, एक्सपेंस है। सर बता दीजिए ना, ये लीजिए ना एनालिसिस तो है। कोई भी खर्चा होता है तो इंटरनल लायबिलिटी कम हो जाती है, एक्सपेंस लॉस डेबिट होती है। एसेट कम हो तो क्रेडिट, एसेट बढ़ जाए तो डेबिट। एसेट बढ़ गया जी, कौन सा एसेट? प्रीपेड रेंट। और एसेट कम हो गया, ऐसे लिखा करूंगा। ये एंट्री कौन सी डेट को पास हुई है? ऑन वेरियस डेट्स। पहली बात तो हमने डील कर ली। बोला इसमें 3 लाख रेंट पेड फॉर सेकेंड ईयर है। यहां तक भाई डिस्कशन हो गई। कोई प्रॉब्लम हुआ किसी को कुछ समझने में? भाई आउटस्टैंडिंग रेंट पहले साल का 5 लाख। पहले साल का रेंट भाई 5 लाख रुपए, जरा ख्याल करिएगा। बाकी है, बाकी है तो क्या हुआ? खर्चा तो इसी साल का है। आउटस्टैंडिंग मतलब करंट ईयर का, बट दिया नहीं। बाकी है तो क्या हुआ? खर्चा तो इसी साल का है। अब खर्चा है तो एक्सपेंस बोल के रिकॉग्नाइज करो। रेंट डेबिट कितना जी? 5 लाख बोलता था। एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ गई, पैसा देना बाकी है। किसको? लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड का नाम लिखा होता ना तो मैं यहाँ पे लिखता, ये लैंडलॉर्ड का नाम लिखता। बट लैंडलॉर्ड
भाई उधर मैं क्या लिख सकता हूं बिंदास, आउटस्टैंडिंग रेंट। सर मेरे को एनालिसिस करना, बोलिए कर देता हूं। खर्चा है तो इंटरनल लायबिलिटी कम होगी, इंटरनल लायबिलिटी कम तो डेबिट करते हैं अकाउंट। देना बाकी है तो एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ गई, क्या दी, आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना दी, 5 लाख। और एसेट में क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, -5 +5 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, दोनों तरफ बराबर है, देखो क्या हो गया जी, होना क्या भाई, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, भाई एंट्री लिखिए। सर वो रियल पर्सन नॉमिनल कर दे, कोई काम नहीं है क्या मेरे को, हाँ, रेंट खर्चा है जी। आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट मतलब किसका अकाउंट, मकान के मालिक का अकाउंट। वो कौन है, गिवर ऑफ, भाई उधर स्पेस का फैसिलिटी, वो जो स्पेस दिया उसने, उसका गिवर है वो, उसने अपने को यूज करने के लिए जगह दी है। आई होप इट्स फाइन, हटा रहा हूं। भाई देखिएगा, ये तो ठीक है आपने कर दी, साल भर में भाई जो एंट्री होनी थी हो गई। साल के एंड की एंट्रीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की मदद से मैंने आपको सिखाना है जो सिखाना है। साल के एंड में, हर एक साल के एंड में जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको बंद करना जरूरी होता है। एक तो नॉमिनल ये है रेंट, प्रीपेड रेंट तो पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल है, रेंट नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग रेंट ये भी क्या दी, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बंद होगा, खाली रेंट। इस साल का भाई खर्चा कितना है, 17 लाख प्लस क्या दी, 5 लाख, टोटल कितना हो गया, 22 लाख, 22 लाख रुपए का रेंट हो गया, बंद कर देंगे भाई। ये देखिए मैं लिख रहा हूं आपके लिए, एट ईयर एंड रेंट हैज अ डेबिट बैलेंस, अगर आपको उसको बंद करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। लॉजिक क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉजिक। अगर ये फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का, तो कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा। अगर फैक्ट्री का रेंट नहीं है तो फिर कहां जाएगा, देन इट वुड बी सेंट टू व्हिच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा माना जाएगा। तो अगर फैक्ट्री बोले नहीं तो फिर फैक्ट्री का रेंट नहीं है, वो फिर ऑफिस का रेंट है, या मे बी गोडाउन का रेंट है, क्योंकि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो पीएल में जाते हैं। तो अगर बोल देता फैक्ट्री का रेंट है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भेज देता। क्या लॉजिक है जी उसका, बैलेंसिंग लॉजिक है। ये पहले साल में एंट्रीज पास हुई, किसी को कोई तकलीफ है समझने में तो बोलिए। Is it fine? हाँ जी दीदी, कुछ समझ आ रहा है। साल के एंड में जब पीएल बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी फर्स्ट ईयर एंड में, तो देखिए क्या किया जाएगा। पीएल में खर्चा दिखाया जाएगा, पीएल डेबिट मतलब पीएल के डेबिट साइड में लिखना है जी, कितना 22, क्या बोल के लिखेंगे, टू रेंट। अगर कोई बोले नहीं हम डिटेल दिखाएगा तो दिखाइए फिर। रेंट पेड 20 लाख माइनस इस साल का नहीं है 3 लाख प्लस इस साल का है बट पे नहीं किया, कितना दी, 5 लाख हो गया 22। और अगर कोई डिटेल दिखाना चाहे, सर आप क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि मैं एंट्री सिखा रहा हूं। बट मान लीजिए किसी को एंट्री जब नहीं आती है तो आदमी रट्टा देखिए कैसे लगाता है। रेंट पेड 20 लेस
प्रीपेड फॉर सेकेंड ईयर 3। ऐड इस साल का नहीं है तो क्या हुआ, मतलब इस साल पे नहीं किया तो क्या हुआ, खर्चा तो इसी साल का है, आउटस्टैंडिंग 5। अरे भाई क्या प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, पीरियोडिसिटी एक्रूवल। अपने पीरियड का खर्चा है तो भले पेमेंट नहीं भी किया हो रिकॉर्ड होगा ही होगा। 5 लाख अपने पीरियड का खर्चा है, पेमेंट नहीं किया तो भी रिकॉर्ड होगा। 3 लाख हमारे साल का खर्चा नहीं है इसलिए एक्सक्लूड कर दिया। ये सब किसकी बातें हैं, पीरियोडिसिटी और एक्रूवल कंसेप्ट से रिलेटेड है। या आपके पीरियड का खर्चा है तो खर्चा बोल के रिकॉर्ड करिए, नहीं तो मत करिए। पेमेंट किया नहीं किया वो कोई मायने नहीं रखता है। 3 लाख पेमेंट कर दिया बट हमारे साल का है नहीं इसलिए माइनस हो जाएगा। भाई उधर 5 लाख भले पेमेंट नहीं किया, हमारे साल का है, रिकॉर्ड करेंगे। Am I clear guys? अजय सर मैं सीधा यहाँ पे लिखूं तो रेंट 22, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इतनी अकल होनी चाहिए कि सीधा लिख पाए आप। देखिएगा कौन से अकाउंट बैलेंस शीट में जाते हैं। देखिए जो कैश की पेमेंट हुई है तो कैश अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया, सब सीन हो गया। मुझे इन अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है। देखिएगा पर्सनल अकाउंट और क्या जी, ये भी पर्सनल अकाउंट। जो प्रीपेड रेंट है वो एसेट है। लाख बैलेंस शीट में दिखाएंगे। जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो लायबिलिटी है 5 लाख। पहला साल खत्म हो गया। अभी कंफर्टेबल अजय कुछ नहीं समझ में आया हो तो बोलिए। तो क्या दिख क्या रहा है कि नॉमिनल अकाउंट आइटम की कब रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में खाली रियल और पर्सनल अकाउंट जाते हैं तो गए। सेकेंड ईयर दिखाना भाई, सेकेंड ईयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपकी नजर के सामने। रेंट पेड इन कैश 28 लाख। दिस इंक्लूड्स 2.5 लाख फॉर थर्ड ईयर। इस 28 लाख में 2.5 लाख तो आने वाले साल थर्ड ईयर का है, और इस साल का भी सेकेंड ईयर का रेंट 36,000 रुपया देना बाकी। पढ़िए समझिए करिए भाई, समझिए। सेकेंड ईयर है जी, प्लीज हैव अ लुक। साल के बिगिनिंग में एक तो पिछले साल का रेंट देना बाकी था, लायबिलिटी थी जी 5 लाख रुपया, ये पिछले साल से आ। और पिछले साल से और क्या हो रहा थी कि पिछले साल सेकेंड ईयर के लिए रेंट दे दिया गया था। कितना रुपया, कोई तकलीफ? प्लीज जरा समझिए। पेमेंट मेड इन सेकेंड ईयर कितनी है जी, 28 लाख। सेकेंड ईयर में जो पेमेंट की है वो 28 लाख रुपए। ऑब्वियसली इसमें भाई उधर फर्स्ट ईयर का कितना बाकी था जी, पुराने साल का बाकी था ना देना, वो दिया ही होगा। सर आप कैसे, आप मान रहे हैं कि दिया होगा? अरे भाई दिया ही जाता है, पुराने साल का रेंट तो देना ही पड़ेगा आपको। उसके अलावा बोलता है थर्ड ईयर के लिए दे दिया। कितना बोलता था क्वेश्चन में, थर्ड ईयर के लिए दे दिया 2.5 लाख। लो 28 में 7.5 लाख तो इस साल का है ही नहीं, 5 लाख पिछले साल का है और 2.5 लाख आने वाले साल का है। तो बाकी जो बच गया भाई उधर पेड फॉर करंट ईयर,
28 माइनस 5 माइनस 2 कितना 20.5 लाख। कोई तकलीफ हो तो बोलिए। कितने लोग ऐसा नहीं सोच पाए? हाथ रेस करें। बाकी आप सबने सोच लिया? अजी देखें कॉपी, देखें क्या लिखा है। लाइक डेली सोच लिया था आपने से? हाथ उठाया था? कहाँ सोचा चाचा आपने? हाथ तो उठाया नहीं। क्या ऑप्शन आप काम कर रहे हैं? ये लीजिए, हाथ रेस करके फीडबैक दीजिए भाई। आप समझिएगा, आप पिछले साल का रेंट पे कर रहे हो, पिछले साल का रेंट देना बाकी था, लायबिलिटी है। क्रेडिट नेचर होता है, पे कर दोगे तो क्या होगा? लायबिलिटी का आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी कम हो गई 5 लाख। आने वाले साल थर्ड ईयर का रेंट दे दिया, एसेट बढ़ गया जी, प्रीपेड रेंट। आप बोलेंगे तो ब्रैकेट में लिख दूंगा थर्ड ईयर। आप बोलेंगे तो ब्रैकेट में लिख दूंगा फर्स्ट ईयर वाला। बट आई थिंक इतनी समझ है आप में, आपको समझ आ रहा है। कितना था जी? 2.5। और बाकी क्या थी? इस साल का खर्चा है रेंट 20.5, और कैश कम हो गया जी, एसेट कम हो गया। करो इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी दिखाऊं या चल जाएगा आपका काम? नहीं सर, हम तो आप एक बार जो सिखा दिया हम उसके बस मुरीद बन गए। अरे ये थोड़ी करते रहेंगे, ये तो बगल में अब चलेगा। सर हम तो करेगा सर, हमको तो इसी से अब कंफर्टेबल होना। जैसे ही हम चालू होता है आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। आप चाहता है कि हम लोग मेंटली करना चालू कर दें, नहीं आप ऐसे ही करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हो क्या रहा है ये देखना चाहिए आपको। ये तो मैं आपका भाई जो स्किल है वो इम्प्रूव करा रहा हूँ, सोचने का स्किल। आपने देखा होगा कोई एक तरह की प्रॉब्लम आपको बार बार नहीं दी जा रही है, हर बार कुछ नया भाई उधर पुश कर दिया जाता है आपके सामने। इंटरनल लायबिलिटी एक्सपेंस मेरा खाली 20.5 लाख रुपए। पुराने साल की लायबिलिटी कम हो गई भाई, 5 लाख। आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो गया जी। और एक एसेट क्रिएट हो गया जी, प्रीपेड रेंट थर्ड ईयर के लिए 2.5। और भाई मेरा एसेट कम हो गया 28। कितना जी? इधर देखिए, -20.5 और -5 कितना जी? -25.5। और यहाँ पर क्या जी भाई? -25.5। बराबर दिख रहा है दोनों तरफ? हाँ जी, क्लियर है? तो भाई रेंट खर्चा है जी, लायबिलिटी इंटरनल कम होगी। इंटरनल लायबिलिटी भाई उधर कम हो रही है, क्या करेंगे? डेबिट। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। एंट्री पे रहोगे बगल में जो देखो। अजी प्लीज समझिएगा, ये जो प्रीपेड रेंट है पिछले साल का, जरा ध्यान दे भाई, ये क्या था? एसेट था, ये लायबिलिटी थी पुरानी, और ये पुराने साल का क्या था जी? एसेट। ये दिखाया हुआ यहाँ पर। ये 3 लाख रुपया पिछले साल का खर्चा नहीं है। कौन
से साल का खर्चा है? सेकेंड ईयर, हमारे साल का। हमारे साल का खर्चा है तो रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो खर्चा बोल के रिकॉर्ड होगा तो खर्चे को क्या करना पड़ेगा? डेबिट एक्सपेंस। कितना जी? पुराने साल में एसेट अकाउंट खोल के रखा था, एसेट डेबिट बैलेंस होता है जी। एसेट बंद कर दो। पिछले साल खोल के रखा था जी प्रीपेड रेंट, डेबिट बैलेंस था उसका। कैसे मालूम? एसेट था भाई। ये जिस तरह पिछले साल का लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम डेबिट करके बंद हुई है, ये देखिए, ये आपने डेबिट किया तो बंद हो गया। क्या लॉजिक है इसका? क्लोजर लॉजिक। उसी तरह भाई यहां पर जो प्रीपेड रेंट आपने खोला था, ये एसेट अकाउंट पिछले साल से खुला हुआ है, वो क्या थी? क्लोजर लॉजिक। एसेट दिखाया था, गायब हो गया। और जो करंट ईयर का खर्चा है वो रिकॉग्नाइज कर लिया। एक्सपेंस रिकॉग्निशन। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, आपका टाइम किल करके दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, पिछले साल ये पर्सनल अकाउंट खुले थे और यही पर्सनल अकाउंट पिछले साल बैलेंस शीट में आए थे। यही पर्सनल अकाउंट जो बैलेंस शीट में आए थे, मतलब साल के बिगनिंग में थे, अभी आपने क्या किया? उनको बंद कर दिया। इन्हीं अकाउंट्स को बंद किया है। पुराने सालों के अकाउंट बंद किए हैं। कुछ समझ आ रहा है अजय भाई साहब? क्वेश्चन अभी पूरा पढ़ा गया है। बोलता है इस साल का भी रेंट देना बाकी है। कितना? 36,000। तो सेकेंड ईयर का रेंट है जी, सेकेंड ईयर का देना बाकी है। देना बाकी है तो रिकॉर्ड करेंगे। बाकी है तो क्या हुआ? खर्चा तो इसी साल का है ना। एक्सपेंस अपने साल की है और देना है तो क्या हुआ जी? लायबिलिटी बढ़ गया। आउटस्टैंडिंग कोई तकलीफ है तो बोलिए। जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो बंद होते हैं जी। 20,50,000 डेबिट प्लस 3,23,500 23.5 और कितना जी? 36,000। 23,50,000 प्लस 36,000 कितना? 23,86,000। ये बंद हो जाएगा एट ईयर एंड। नॉमिनल अकाउंट बंद। क्लोजर लॉजिक। 23 पॉइंट। और कहाँ ट्रांसफर? अगर भाई फैक्ट्री का होता तो मैन्युफैक्चरिंग में भेज देते। अभी कहाँ भाई? जहाँ भेजना है वो बैलेंसिंग लॉजिक से रिकॉर्ड हो जाएगी। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जी? पीएल में रेंट कितना रिकॉर्ड होगा? 23 लाख। कैसे? मैं डिटेल दिखा देता हूँ। रेंट पेड 28 लेस फॉर फर्स्ट ईयर। कितना था जी फर्स्ट ईयर के लिए? 5 लाख। लेस फॉर थर्ड ईयर कितना था जी उधर? 36 नहीं यार, 2.5 लाख। 2.5 लाख था ना। Add paid for second year in first year
फर्स्ट ईयर में दिया होगा, था तो सेकंड ईयर के लिए कितना, एंड प्लस फॉर सेकंड ईयर नॉट पेड, नॉट येट पेड, कितना था इस तरह का। और इतना डिटेल का जरूरत नहीं है, तुम आपको समझाने के लिए प्लस माइनस करके बता दिया। अगर पे किया और आपके साल का नहीं है हटा दीजिए, अगर पुराने साल में भी पे कर दिया और आपके साल का है तो ले लेना, अपने साल का है पे नहीं किया तो भी अपने साल में लेना है। लॉजिक क्लियर है? एक्रूअल कंसेप्ट क्लियर है आपको? अच्छा, बैलेंस शीट थर्ड ईयर के लिए दे दिया था, कितना 2.5, सेकेंड ईयर का बाकी था कितना 36। ये बैलेंस शीट का टुकड़ा है, दो पीएल का टुकड़ा और बैलेंस शीट का टुकड़ा। पीएल और बैलेंस शीट में ऐसे आइटम्स दिखाएंगे। कूल? हाँ जी, बोल रहे हैं, मेरा मन नहीं मान रहा वैसे। चलिए भाई, थोड़ा अटेम्प्ट करिए। कैश withdrawn from bank for office use ₹1,000। भाई समझेगा फेलोज, हम लोगों ने थोड़ा बहुत डेबिट क्रेडिट करना सीखा है, थोड़ा बहुत सीखा है। अकाउंट्स में जो रिकॉर्डिंग होती है, पोस्टिंग्स जिनको बोलते हैं, वो शायद आप सबको करनी आती है, बट मैं फिर भी एक दिखाना चाहता हूं बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। मान लीजिए आपने गुड्स परचेज किए, सर ये इसके लिए कर रहे हैं, नहीं नहीं यार ऐसे ही बात हो रही है, ये देखिए इंडिपेंडेंटली काम कर। मान लीजिए आपने कहीं से गुड्स परचेज किए, तो खर्चा है आपके लिए, खर्चा डेबिट, और क्रेडिट में परचेज किया, पार्टी को पेमेंट नहीं किया, 10 लाख रुपए का माल, तो एक्सपेंस लॉस कॉस्ट डेबिट करते हैं, कर दिया। पार्टी का पैसा देना है तो एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ गई, नाम था जी पार्टी क्रेडिटर। अब भाई उस पार्टी ने पेमेंट की 9,80,000 फुल सेटलमेंट, हमारा एसेट बढ़ गया जी, कैश मिला 980। भाई
सॉरी भाई, मैं माल परचेज कर रहा हूँ। कल भी मैंने ऐसी हरकत की थी, परचेज करते करते घुस गया था सेल में। हाँ, माल परचेज कर रहा हूँ, देखिए। अब आपने भाई उधर, आप ऑर्गेनाइजेशन है, आपने गुड्स परचेज किए, पेमेंट करने का टाइम आया तो आपने पार्टी को 9,80,000 रुपये पकड़ा दिए और बोला बस और नहीं देंगे। उससे बोला नहीं नहीं, पूरा 10 लाख चाहिए। बोला है नहीं प्लीज़, इतना तो बनता ही है, 20,000 रुपये छोड़ो, 2% ही तो मांग रहे हैं आपसे। बेचारा क्या करता, उसने आपको डिस्काउंट दे दिया। तो आपकी तो भाई उधर आपने पेमेंट कर दी, तो आपकी लायबिलिटी कब हो गई? क्रेडिटर्स 10 लाख, एसेट कम हो गया आपका, कैश दे दिया आपने, और आपको भाई फायदा हो गया। फायदे का नाम क्या दी? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 20,000। आप जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कि अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करते हैं। परचेज अकाउंट है, मान लीजिए, क्रेडिटर अकाउंट है भाई, कैश अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है। इन सब में पोस्टिंग्स कैसे करते हैं? इधर देखिए, पोस्टिंग्स अगर आपको नहीं करनी आती है, दिस इज द राइट टाइम, ये आप सीख लें। परचेज डेबिट का मतलब परचेज के डेबिट साइड में लिखना है। किस साइड में क्या अमाउंट लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और क्या बोलकर लिखते हैं उसका सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है। मतलब किस तरफ कितना अमाउंट लिखा, दैट इज इंपॉर्टेंट। परचेज डेबिट मतलब परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखने। अपन क्रॉस रेफरेंसिंग करते हैं। परचेज डेबिट होने का कारण क्या था, वो कारण लिखा जाता है। भाई क्रेडिट में माल खरीदा था, ये कारण था। देखिए पोस्टिंग होती है टू क्रेडिटर, वही लॉजिकली देखिए, क्रेडिटर क्रेडिट मतलब क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में लिखना है। क्या लिखना है? 10। और क्रेडिटर को क्रेडिट किसके लिए करना है भाई? क्योंकि हमने क्या किया था? परचेज। ये पोस्टिंग है। दोबारा देखें, क्रेडिटर्स डेबिट करना है, 10 लाख रुपए लिखना है क्रेडिटर के डेबिट में। भाई 10 लाख यहां पे आएगा, क्रेडिटर डेबिट होगा। और डेबिट होने के कारण क्या है? 2 कारण है ये। एक तो पेमेंट किया 980, और दूसरा डिस्काउंट पाया। देखिए भाई 10 लाख रुपया रिकॉर्ड हो गया। कैश अकाउंट क्रेडिट करना है, मतलब कैश के क्रेडिट में लिखना है। क्या बोल के लिखना है? क्या कारण है भाई कैश क्रेडिट होने का? ये क्रेडिटर है, कारण, ये कारण लिख रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ क्या अमाउंट लिखा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्या कारण है वो तो क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए लिख लिया जाता है। सर ये क्रॉस रेफरेंसिंग क्या भाई? उसको सेकंड इंपॉर्टेंस, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या? किस तरफ कितना अमाउंट लिखा। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है जी, क्रेडिट मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट साइड में लिखना। क्या बोल के लिखना है? क्या कारण था उसका? क्रॉस रेफरेंसिंग में कारण था कि भाई क्रेडिटर्स ने छोड़ा है अमाउंट, पोस्टिंग। तो सारे अकाउंट्स अलग अलग बनाए जाते हैं और उनकी पोस्टिंग्स की जाती है। बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देना है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशंस ये एक बुक मेंटेन करती है। इन सब के बारे में डिस्कशन अपने को डिटेल में करना है, जिसको हम कैश बुक बोलते हैं। कैश बुक में कैश अकाउंट और ये कैश अकाउंट के डेबिट क्रेडिट और बैंक अकाउंट के डेबिट क्रेडिट एक साथ लिखे जाते हैं। कैश बुक में और भी कॉलम होते हैं, जैसे अब डिस्काउंट अलाउड है, याद रखिएगा ये कॉलम अकाउंट नहीं है।
डिस्काउंट रिसीव्ड है, कॉलम है ये खाली, ये अकाउंट नहीं है। अकाउंट ये है। सो कभी मैं आपको बोलूं कैश बुक में भाई कैश, बैंक और डिस्काउंट के कॉलम्स हैं, मैं तो आगे जाके सिखाऊंगा। मैं तो अभी डेबिट क्रेडिट ही कर रहा हूँ। मैं तो डेबिट क्रेडिट के ऊपर ही नहीं आया ना, तो मैंने पोस्टिंग्स की बात की है, वो तो मैं हल्का फुल्का डिस्कस कर रहा हूँ ताकि मेरा काम हो जाए। तो कैश बुक में जो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के जो कॉलम है वो अकाउंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो अकाउंट नहीं है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलग खुलता है। तो सर ये किस लिए बनाया जाता है? रिकॉर्ड करने के लिए। अकाउंट उसका अलग होता है। डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड यहाँ पे भले आप कर लेते हो पहली बार जब करते हो, बट डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट अलग होता है। सर आप सिखाएंगे तो क्या है जर्नल, क्या है लेजर, कैसे पोस्टिंग आदि। तो अभी क्या बता रहे हैं, ये अपने लिए मैं बैकग्राउंड बिल्ड कर रहा हूं। ये देखिए, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इसका एनालिसिस तो बड़ी सिंपल सी बात है सर, वही आप लेफ्ट में करिए ना, हम लोग कंफर्टेबल हो गए। आई नो, बैंक से कैश निकाला, एसेट बढ़ गया, कैश 1000 रुपये, और बैंक नाम का एसेट कम हो गया 1000। कोई खर्चा किया ना, कोई खर्चा तो बोला नहीं। एनालिसिस कंप्लीट है। एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट घट गया, तो एंट्री तो मैं बिंदास लिख सकता हूं। कैश अकाउंट डेबिट है जी, और बैंक अकाउंट क्या है जी, क्रेडिट। सर रियल पर्सन नॉमिनल से बताएं। कैश 1000 इन, बैंक पर्सनल अकाउंट 1000 क्या जी, गिवर। मेरे को बताना क्या आपको भाई साहब, क्या होगा आपकी रफ कॉपी में लिखकर, कैश बुक में मुझे आपको दिखाना है कि कैश कॉलम और बैंक कॉलम यूं साथ में बनाए जाते हैं। कैश डेबिट मतलब कैश के डेबिट साइड में लिखूंगा, कैश डेबिट मतलब कैश के डेबिट साइड में। क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए नाम क्या लिखूंगा, टू बैंक। भाई बैंक क्रेडिट करना है जी, बैंक के क्रेडिट में लिखूंगा। क्रॉस रेफरेंसिंग क्या जी, इंग्लिश में कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट। मेरा जैसा बिहेवियर है आपका कॉन्ट्रा बिहेवियर है। मैं जितनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं आप उतनी कम मेहनत कर रहे हैं, कॉन्ट्रा बिहेवियर। मैं इस तरफ से आ रहा हूं तो आप सामने की तरफ से आ रहे हैं, सामने अपोजिट। तो सारे अकाउंट हमेशा अलग अलग होते हैं, खाली कैश और बैंक अकाउंट साथ साथ हो सकते हैं, और अगर उनकी हम पोस्टिंग करें तो आमने सामने दिखते हैं। इसलिए इस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा मतलब तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, उसको देखूं तो पोस्ट करूं, पोस्टिंग हो रही है, आमने सामने पोस्टिंग, दैट्स व्हाई कॉन्ट्रा एंट्री। इज इट फाइन? हटा रहा हूं, पोस्टिंग करके बताइए। ये भाई सिचुएशन है। तो जब
पोस्टिंग इस तरह से आमने सामने हो जाती है, वो खाली कैश बुक में ही पॉसिबल है, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ 30 लाख, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, पैसे एक्सेस पड़े हो आपके पास, एक्सेस पैसे, तो भाई उधर बोला क्या करें, बैंक में जमा कर देते हैं, एफडी करा दी भाई 30 लाख रुपए की, उस पर 10% पर एनम का ब्याज मिलेगा, और ये कराई आपने 1 अप्रैल 09 को। आपका डिपॉजिट 6 महीने के बाद 30/9/09 को मैच्योर हो गया, तो 6 महीने की एफडी थी, तो ऑब्वियसली 30 लाख मिला, प्लस इंटरेस्ट के पैसे भी मिले 6 महीने में, ब्याज जो कमाया आपने। और आपने बोला पैसा खाली रख के क्या करेंगे, आपने जो पैसे आए उनको 12% वाले सिटी बैंक एफडी में डाल दिए, एक नई एफडी में डाल दिए भाई। किस दिन डाले, उसी दिन जिस दिन पैसे मिले यूको बैंक से, उसी दिन जो पैसे आए वो आपने सिटी बैंक के यहाँ जमा कर दिए, और ये डिपॉजिट जो है वो जाकर 2014 में जाकर पैसे मिलेंगे, बहुत टाइम है भाई पैसा मिलने। बोलता आपको एंट्री बतानी है साल 0910 के लिए, मतलब 31 मार्च 10 को साल खत्म हो गया, 1 साल की एंट्री बतानी, और फाइनल अकाउंट में कहाँ क्या क्या डिस्प्ले किया जाएगा वो सोचना है या बताना है, कोशिश करें। मेरा साल चालू हुआ 1409 को, खत्म हो रहा है 31 मार्च 10 को। इस दिन 30 लाख का डिपॉजिट किया जा रहा है, 30 लाख रुपए का डिपॉजिट। 30/9/09 को इंटरेस्ट के साथ पैसे मिल रहे। इंटरेस्ट कितना कमा लिया आपने, 30 लाख का 10%, 6 महीने के लिए 1.5 लाख रुपए, एंड यू रिसीव्ड, इसी दिन आपको पैसे मिले 30 लाख मिले, प्लस 1.5 लाख और मिले, 31.5 लाख मिले, और इसी दिन आपने डिपॉजिट इन न्यू फिक्स डिपॉजिट कितना, 31.5। कैन वी ऑल अंडरस्टैंड? देखिए मैं कोई एक ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी क्या क्या ट्रांजैक्शन थी। पहले मैंने 30 लाख रुपए डिपॉजिट किया, पहली ट्रांजैक्शन, फिर मुझे 6 महीने के बाद ब्याज के साथ 31 लाख रुपए, फिर वो 31.5 लाख मैंने एक नई एफडी में डाल दिया, फिर 31/3 को मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, मुझे पैसे कब मिलेंगे, 2014 में जाकर 214 में, क्यों बोलता हूँ मैच्योर होगा 2014, बट मैंने 6 मंथ्स के पैसे ब्याज के कमाए जरूर है, मिले नहीं है, क्यों मिलेंगे कब, वो मिलेंगे 214। तो मुझे इस दिन तक ब्याज की कमाई भी रिकॉग्नाइज कर, इंटरेस्ट अर्न्ड नॉट रिसीव्ड। कमाया है, मिला नहीं तो क्या हुआ, कितना कमाया, 31,50,000 पर कितना परसेंट, 12%, कितने महीने का, 6 महीने। क्या बोलते हैं भाई, कितना, 1,59,000 नहीं, 59 कैसे, 189। कोई तकलीफ है तो बोलिए भाई। पहले बताइए कितने लोगों ने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सही कर ली थी, 1 2 3 4 5 6 इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस क्लियर हो गई जिन्होंने गलत की थी। आइए एक एक करके ट्रांजैक्शंस करते हैं, मैं डेट वाइज उसको लिखूंगा।
1409। अगर आप परमिशन दे तो ऐसे लिखूंगा, नहीं तो फिर एनालिसिस लिख लिख के दिखाऊंगा। आप जब पैसे जमा करते हो तो एक एसेट क्रिएट करते हो, 10% यूको बैंक फिक्स डिपॉजिट एसेट क्रिएट हो गया। जब आप एफडी क्रिएट करते हो ना तो पेमेंट की जाती है भाई, कैश से होती है पेमेंट, बट नॉर्मली आपका बैंक में अकाउंट होता है और वहीं से पेमेंट कर दी जाती है। तो अगर किसी ने यहाँ पे कैश लिख दिया तो मैं इसलिए उसको माफ कर दूंगा क्योंकि वो गलत नहीं है। बट रियलिटी में क्या होता है, आप कैश लेकर जाएं और बोले मेरा एफडी कर दो, तो नॉर्मली बैंक्स क्या बोलते हैं, बोलता आपका बैंक में अकाउंट है, बोला फिर एफडी हम लोग नॉर्मली करने में इंटरेस्टेड नहीं। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दो, यहाँ पर आपने कैश किया अभी चल जाएगा, एग्जाम में कभी मत करेगा। जब भी एफडी करेंगे बैंक्स के पास, आपकी पेमेंट बैंक अकाउंट से होगी। एनालिसिस 1409। हेमचंद 30 सितंबर 09। भाई पैसे मिलेंगे आपको, पैसे कहाँ जमा होंगे, बैंक। सामने कैश लिखा है इन सब के लिए, ठीक है। कितने मिलेंगे, कितने? आपका कौन सा एसेट कम हो गया? 10% यूको बैंक एफडी। कितना था? 30 लाख का था, ये देखो क्लोजर लॉजिक। और इनकम हो गई आपको, इनकम क्या थी? इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये इनकम कितना? एनालिसिस करके बताऊं, यही तो है, एसेट बढ़ गया एंड क्या थी उधर, एक एसेट घट गया, इनकम बढ़ गई तो इंटरनल लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सब लिखकर बताऊं या चल जाएगा ये? आप ये कंफर्टेबल होना चालू हो गए हैं? 30/9/09 उसमें वो बुक निकालिए, वो शेयर वाली सामने की तरफ ही है, डिलीवरी बुक। और अब आपने एक नया एसेट क्रिएट कर लिया, नाम क्या उसका जी? सेंटूरियन बैंक। कितने परसेंट वाली थी? 12% वाली सेंटूरियन बैंक एफडी। सिटी बैंक था, जो भी नाम था, सी से नाम था, बस इतना याद है। और एक एसेट चला गया आपका, कौन सा एसेट थी? बैंक से पैसे निकल गए। फिर क्या थी? साल के एंड में पहुंच गए इधर, साल के एंड में पहुंच गए, दैट इज 31 मार्च 10। भाई समझेगा, पैसे कोई कैश में तो मिले नहीं है। 1,89,000 का ब्याज कमाया है, ब्याज कमाया है तो इनकम है, इनकम तो क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना थी उधर? 1 अगर कैश मिलता तो यहाँ पे क्या लिख देते? कैश या बैंक लिख देते, तो कैश मिला नहीं। कौन सा एसेट बढ़ गया? 12% वाला सिटी बैंक एफडी में ही जमा हो जाएगा, वो बढ़ गया। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एक्रूड इंटरेस्ट अलग से खोलना चाहो खोल सकते हो, बट क्या जरूरत है, उसी एफडी में ऐड कर दो। कितना? 1 ठीक। अब कोशिश करिए फाइनल अकाउंट में क्या क्या डिस्प्ले होगा वो दिखा दें आप। चलिए जी।
आइटम एक ये है 1.5 लाख और एक है ये भाई उधर 1.89, बाकी कोई नॉमिनल नहीं। तो साल के एंड में 31 मार्च 10 को ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो क्रेडिट है, फिक्स डिपॉजिट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1.5 लाख एंड 1.89 कितना हो गया थी? 3 लाख कितना? 39, दोनों जोड़िए ना भाई। 1.5 और दिस इज 3.3, बंद हो गया। क्या लॉजिक है? एंड वेयर डू वी ट्रांसफर इट टू? इनकम है, पीएल में ट्रांसफर हो गया, बैलेंस शीट। दैट मीन्स पीएल में इनकम बोलकर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दिखाया जाएगा 3.39। सावधान, ख्याल करिएगा। बैलेंस शीट में अब अलग ये अकाउंट 30 डेबिट हुआ और यहाँ पर भाई क्रेडिट होकर बंद भी हो गया, ये देखिए क्लोज्ड। बैंक तो कैश बुक में प्लस माइनस करके जो रिकॉर्ड होना है वो हो ही गया। नया भाई एफडी क्रिएट हुआ, ये देखिएगा 31.5 प्लस और उसमें 1.89 जुड़ गया। कितना जी उधर एसेट साइड में? 12% सिटी बैंक एफडी 31.5 था। ऐड एक्रूड इंटरेस्ट उसमें जुड़कर भाई उधर 1.89 कितना हो गया जी? 33 पॉइंट। इस तरह से बैलेंस शीट पर डिस्प्ले होगा, क्योंकि साल के एंड में 31.5 लाख रुपया खाली नहीं है सेंचुरियन सिटी बैंक वाली एफडी में, उसमें 1.89 ब्याज का भी लेना बनता है एसेट साइड। कुछ समझ आया सर? कितनी अनोखी बात है। आप हम लोग को डेबिट क्रेडिट सिखा रहे हैं और फाइनल अकाउंट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो कोई भी सब चीज सीखने के लिए जब प्रॉपर टाइम होगा उसका डिसीजन मैं लूंगा, आप चिंता मत करिए। फाइनल अकाउंट जब करेंगे आपकी समझ में आना चाहिए कि कहां पर क्या डिस्प्ले हो रहा है। चले आगे, चचा कुछ समझ रहे हैं? आइए एक स्किल ऊपर चले, एक नया स्किल सीखना। Machine was purchased on opening date of the year for रुपया 10 लाख। एक मशीन साल के शुरुआत में खरीदी थी 10 लाख, बट जब उसको खरीदा उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया एज परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का परचेज बोल के लिखिए। ले खरीद रहे मशीन और बुक्स में फर्नीचर की परचेज बोल के रिकॉर्ड कर। कितने बड़े बेवकूफ हैं। डेप्रिसिएशन रेट ऑन मशीन इज 10% पर एनम। मशीन अगर यूज हो पूरे साल तो 10% पर एनम के हिसाब से उसकी वैल्यू कम करते हैं। डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। पर हमने तो डेप्रिसिएशन मशीन का चार्ज ही नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोलकर उसका रिकॉर्डिंग किया है बुक्स में? फर्नीचर परचेस्ड।
whereas on furniture it is 15% per annum. Depreciation was wrongly charged on furniture. बोलता है इसको सुधारिए, इसको ठीक करिए। देखिए हम तो पहली बार कर रहे हैं, किसी रेक्टिफिकेशन की बात हमने इससे पहले तो कभी की नहीं। अभी तक तो हम एनालिसिस ही कर रहे थे, वो भी हमने अभी कंप्लीट नहीं किया। बीच में पता नहीं क्या क्या इतनी बातें हमने करना चालू कर दी। देखिए आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि आप अब जो एनालिसिस है वो लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे मैंने अभी 2-3 बार बताया वैसे करें, या आप रफ में कर लें पूरा एनालिसिस। आप मुझे ये बताएं कि करेक्ट एंट्रीज क्या क्या होनी चाहिए थी साल में, सिर्फ ये करके बताइए कि अगर सब सही करते तो क्या क्या एंट्री आप साल भर में पास करते। उधर देखिए, और जब आप वो कर लें फिर दिमाग लगाइए कि हमने क्या क्या कर डाला। बाकी फिर आगे बातें बाद में होंगी। अटेम्प्ट अगर सब सही करते तो एसेट बढ़ जाता है। नाम क्या होता है उसका? मशीनरी। कितने से एसेट बढ़ता? 10 लाख। और कुछ बोले नहीं तो कैश में खरीदा होता है, एसेट कम हो जाता है 10 लाख। एनालिसिस करके दिखाऊं क्या? यही तो है सर। वो एनालिसिस आप क्यों फिर हम लोग को सिखाया? बिकॉज जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी तो आपकी सोच में भाई उधर वो बहुत सपोर्ट बनकर आएगा, बहुत मदद करेगा। अच्छा, साल के एंड में भाई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड अगर आप करते, खर्चा है क्या एंट्री करते? डेप्रिसिएशन और मशीनरी। 10 लाख की मशीन हो, पूरे साल को यूज करे, 10% डेप्रिसिएशन हो तो भाई कितना? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन डेबिट, एसेट की वैल्यू कम हो गई मशीन। ये करेक्ट एंट्रीज होती हैं अगर आपने ये सही की होती। ये तो की नहीं आपने क्या किया? जब मशीन खरीदी साल के शुरुआत में तो क्या कौन सा एसेट बोल के रिकॉर्ड कर लिया? और अगर आपने भाई फर्नीचर बोल के रिकॉर्ड किया तो डेप्रिसिएशन भी आपने भाई 10 लाख पर कितना परसेंट था जी? 15%। 1.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन निकाला होगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर खर्चा 1.5 लाख। तो फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस की होगी कितना? आई होप आप सबको समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में? देखिए मेरे को तो स्किल सिखाना है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी कि रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। देखिए 2 तरीके। अब अगर आप बोलें सिंपल तरीका क्या है, जो मैं सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आगे जब आप पहुंचेंगे, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो आपके सामने एक सिचुएशन आएगी। क्या सिचुएशन? कि 6-7 एंट्रीज दी होंगी, 6 to 7 एंट्रीज, उनका एक साथ रेक्टिफिकेशन करके एक सिंगल एंट्री निकालनी पड़ेगी। तो वो काबिलियत भाई अपने को डेवलप करनी। तो किया क्या जाता है, सारी एंट्रीज में पहले करेक्ट एंट्रीज को देखा जाता है और देखने के बाद फिर रॉन्ग एंट्रीज पर निगाह की जाती है। रॉन्ग एंट्रीज को देखते हैं। तो किस तरह से काम होता है? मशीनरी 10 लाख से डेबिट है, खाली करेक्ट एंट्री देखिए पहले। और करेक्ट में मशीन आया जी, आया ना। मशीन कितने से क्रेडिट? 1 लाख। 10 डेबिट में और क्रेडिट में ही, अगर डेबिट में ही 10 होता तो बोलते मशीन कितना हो गया? 11 हो गया, ऐसा बोलते। बट ये तो उल्टी तरफ है।
मशीन डेबिट 10 और फिर क्रेडिट कितना 1, तो नेट कितना डेबिट है 9 लाख रुपए। मशीन 9 लाख रुपए से डेबिट होना चाहिए था। आप रॉन्ग एंट्री में देखिए कहीं पे भी मशीन अकाउंट आया है क्या? तो आना चाहिए कि नहीं आना? कितने से आना चाहिए? 9 लाख डेबिट होना चाहिए, लिख दीजिए। ये इसकी बात हो गई। इधर देखिए कैश 10 लाख क्रेडिट, और देखिए और करेक्ट में देखते हैं खाली पहले है कहीं और नहीं, तो कैश 10 लाख से क्रेडिट होना चाहिए था। रॉन्ग वाले में देखिए कहीं कैश है आदि है ना, क्या हुआ है क्रेडिट ही हुआ है। कितने से 10 लाख, तो क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही हुआ है रॉन्ग एंट्री में भी। तो ये तो भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो होना चाहिए था वो हुआ है। क्या आपको ये चीज दिख रही है? पहले करेक्ट देखनी है पूरी की पूरी। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 1 लाख रुपया, और कहीं करेक्ट में और कुछ नहीं। यहां पे देखिए कहीं डेप्रीसिएशन ऑन मशीन लिखा है आपने ना, लिखा है कौन सा अकाउंट? डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 1 लाख डेबिट होना चाहिए था। आपका कहीं रॉन्ग एंट्री में दिख रहा है क्या? नहीं सर, डेप्रीसिएशन तो है यार, मैं खाली डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं लिखा है सर। हमको क्या लिखना चाहिए? इट्स बेटर टू राइट डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। जिस एसेट पर हो उसका भाई पूरा नाम लिखकर आपको अकाउंट रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हाँ, अगर मैं खाली यहाँ पे डेप्रीसिएशन लिखूं और यहाँ पे भी खाली डेप्रीसिएशन लिखूं तो मैं भाई बोल सकता हूँ यार मैंने तो एक ही अकाउंट खोला है, जिसमें लाख लिखना था 1.5 लाख लिख लिया। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 1 लाख डेबिट होना चाहिए था, वो रॉन्ग एंट्री में नहीं है, करो डेबिट। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन कितना दी? 1 लाख। सारी करेक्ट वाली आइटम्स डिस्कस हो गई। अभी रॉन्ग में आई है। कैश डिस्कस हो गया, हाँ जी हो गया। फर्नीचर देखिएगा भाई 10 लाख डेबिट और क्रेडिट कितना? 1.5। नेट कितना डेबिट दिख रहा है? 8.5 लाख, 8.5 lakhs आपको दिख रहा है डेबिट 8.5 लाख। ये गलती से डेबिट हुआ है। 8.5 लाख का जो डेबिट देख रहे हैं गलत है, ये रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी चीज का डेबिट बैलेंस हो और उसको कैंसिल करना हो तो क्या करेंगे? क्रेडिट करते हैं। फर्नीचर कितना दी? 8.5 लाख। जो डेबिटेड देख रहे हैं आप यहाँ, बंद कर दिया उस अकाउंट को, क्लोज कर दिया। गलत है ना, इसलिए उल्टा कर दिया, उल्टा दिया। कुछ समझ आ रहा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? तो फर्नीचर की बात भी हो गई। बचा क्या जी? डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए था, गलती से डेबिट हुआ है। ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्या लिखूंगा? डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 1.5। इधर देखिए तो कितना भाई? 10 लाख। यहां पर कितना है? यही भाई हमें चाहिए था। ये एंट्री पास करेंगे तो आपके गलती का सुधार हो जाएगा। कुछ समझे भाई साहब? सर ये आपने क्या कर रखा है क्लास नोट में? ये रिफाइंड नहीं है। देखिए खाली डेप्रिसिएशन लिखा है, यहां पर भी खाली डेप्रिसिएशन लिखा है। अगर ऐसा हो तो लाख रुपया डेबिट होना चाहिए था, 1.5 लाख डेबिट हुआ। ज्यादा कितना डेबिट हो गया जी? 50,000। इसीलिए 50,000 कैंसिल कर दिए, क्रेडिट कर दिया। तो बेटर क्या है? हमने जो अभी किया भाई वो बेटर है।
अटेम्प्ट कर दीजिए भाई। कर दीजिए। करेक्ट। भाई एक डेटर था जिससे 20,000 रुपये लेने थे, उसने आपको 18,000 रुपये पकड़ाए और बोला आपको भाई हो गया जी, मैं और पेमेंट नहीं करूँगा। आपने 2,000 रुपये छोड़ दिए, एसेट बढ़ गया आपका, कैश 18,000। भाई खर्चा हो गया आपका, कितना था जी खर्चा? 2,000 रुपये था, डिस्काउंट लगाओ, और एक एसेट कम हो गया आपका। एसेट का नाम क्या? कल्लूमल, जो भी उसका नाम है। सर आपने लिखा नहीं, अरे हाँ यार, वही वही कल्लूमल। लो भाई, गलती क्या कर दी? वॉज रिकॉर्डेड एज कैश सेल्स ऑफ 18,000। हमने जब 18,000 मिला उसको ऐसे रिकॉर्ड कर लिया जैसे माल बेच रहे। तो ऐसी गलती कैसे होगी? हो जाती है। एसेट पड़ा जी, कैश 18। और भाई इनकम गेन रेवेन्यू क्या करते हैं जी? क्रेडिट कर दिया जाता है। तो हमने क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा। ये गड़बड़। बताइए कितने लोगों ने करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री एकदम सही लिखी थी? एक दो। क्या बात है भाई साहब, आपका हाथ आधा अधूरा खड़ा रहता है। तो जब गलती करते हैं, जब आप गलती करते हैं तो हाथ उठाना नहीं चाहिए। करेक्ट है। रॉन्ग वाला तो रॉन्ग किया ना, तो फिर हाथ रेस क्यों कर रहे हैं? थोड़ी कोई इज्जत का सवाल है क्लास में। दो चीजें याद रखिए। नंबर 1, एक तो कोई दौड़ नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। नंबर 2, दूसरा भाई आप गलती करें तो उसमें जरा सी भी गलती हो तो हाथ रेस नहीं करना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप पीछे कई बार गलती करते हो। आप जब गलती करते हो आपकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से अब यूं हाथ खड़ा करते हो, ये देखिए। और जब आप एकदम सही होता है तो हाथ यूं खड़ा करते हो आप। तो गलत मतलब एक भी गलती नहीं चाहिए। अगर गलती हो तो हाथ मत खड़ा करिए। अब भाई रेक्टिफाई कैसे करें? गलती करके ही हम लोग सीखेंगे ना, ऐसे कैसे सीख जाएंगे? कैश डेबिट होना चाहिए था। देखिए रॉन्ग वाले में डेबिट हुआ। अरे हुआ भाई, क्या करे कैश का? कुछ नहीं, हो गया। डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री में देखिए कहीं हुआ है क्या डेबिट? ना, तो कर दो। डिस्काउंट अलाउड कितना? 2,000। चलिए ये भी हो गया। कल्लू माल क्रेडिट होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री में जाकर देखिए तो कहीं हुआ है क्या क्रेडिट? ना, तो कर दो फिर कल्लू माल डेटर 20,000। ये भी हो गया डील। रॉन्ग वाले में क्या बच गया? सेल्स गलती से क्रेडिट हुआ है जी, गलती हो गई। गलती ठीक करना तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। हो गया जी, एंट्री आ गई। पिक्चर अभी बाकी है।